वेलकम फ्रेंड्स, फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर और सेकंड वीडियो लेक्चर में हम गति चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे। यानी गति के चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। जैसे गति के चैप्टर में हमने समझा दूरी क्या चीज़ होता है, विस्थापन क्या चीज़ होता है, वेग किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। जब मोटरसाइकिल 60 की स्पीड से चला रहा है, कोई 80 कर देता है, यानी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार, तो उसे त्वरण बोला जाता है। फिर उसके बाद हमने कोणीय वेग को समझा। कोणीय वेग यानी वृत्तीय पथ पर जो लगता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बल चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी फोर्स चैप्टर के बारे में। पहले हम समझेंगे बल कहते किसे हैं और जो जो मुख्य बिंदु होंगे उसे हम क्लियर करते चलेंगे। आइए समझते हैं बल कहते किसे हैं। किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव को बल कहा जाता है। जनरली आप जानते हैं जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं तब आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, आप बल का प्रयोग कर रहे हैं। इस इमेज के माध्यम से आप समझिए कि बल लग कैसे रहा है। देखिए, जब वो खींचता है तब बल लगता है और ढकेलता है तब बल लगता है। आप शाब्दिक अर्थों में समझ सकते हैं कि किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव को बल कहा जाता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। यानी हम बल को एक सदिश राशि के रूप में लेते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। जब हम राशियों का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझिए, सदिश राशि उसे बोला जाता है जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसे सदिश राशि बोलेंगे। और अदिश राशि उसे बोला जाता है जिसके पास केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि बोला जाता है। जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, तो 10⁵ डाइन होता है। देखिए, बल का जो मेन बिंदु था उसे समझ गए, यानी बल की परिभाषा को देखे, बल कौन सी राशि है उसे देखे, बल का मात्रक क्या होता है उसे देखे और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है हम उसे देख गए। यानी बल का मुख्य बिंदुओं के बारे में हम समझ गए। अब आइए आगे चलते हैं जो बल से ही रिलेटेड है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो हमारा जड़त्व का है। अब आइए जड़त्व कहते किसे हैं उसे समझते हैं। देखिए, जड़त्व उसे बोला जाता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। किसी भी चीज़ में जब भार होता है हम उसे ढकेल नहीं सकते, यानी उसका वजन ज़्यादा होता है, हम उसे ढकेल नहीं सकते। मान लीजिए स्थिर कार खड़ी है, अपने स्थान पर खड़ी है और उसे हम ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं और वो आगे नहीं जा रही है। वो किस अवस्था में है, वो जड़त्व की अवस्था में है, यानी उसका द्रव्यमान का मान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वह जड़त्व की अवस्था में है। और आप समझिए जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के समानुपात होता है। यानी जब द्रव्यमान को हम बढ़ाते हैं तो जड़त्व का भी मान बढ़ जाता है और द्रव्यमान को जब हम घटाते हैं तो जड़त्व का भी मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू होता है जड़त्व के, यानी समानुपात होता है। एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। जड़त्व मेनली 2 टाइप का होता है, यानी 2 प्रकार का जड़त्व होता है। एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है। यानी विराम का जड़त्व कहते किसे हैं और गति का जड़त्व कहते किसे हैं, आइए समझते हैं। विराम का जड़त्व उसे बोला जाता है जब कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी अपने विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा बल यानी बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, अचानक रेलगाड़ी के चलने पर आप पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि रेलगाड़ी विरामावस्था में है और जब चलने लगती है तो आप पीछे की ओर हल्का सा झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर विराम का जड़त्व काम करता है। शीशे की गोली पर मारने, मान लीजिए आप शीशे पर गोली मार रहे हैं तो चटकता नहीं है। क्यों नहीं चटकता है, बल्कि छेद हो जाता है? क्योंकि शीशा जो है वो विरामावस्था में है और अचानक जब गोली लगती है उस पर तो छेद हो जाता है और चटकता नहीं है, छेद होकर बाहर निकल जाती है गोली। आप इसे विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। दरी या कपड़ा को आप जब कंबल को झाड़ते हैं तो जो अचानक जैसे झाड़ा जाता है, देखिए थोड़ी देर धूल के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं और जब अचानक गति की अवस्था में आते हैं तो धूल साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दरी या कंबल होता है वो किस अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में, और अचानक वायु बल द्वारा उसे किस अवस्था में लाया जाता है, गति की अवस्था में, तब वो क्या होता है, उससे धूल साफ हो जाता है। आप इसे विराम का जड़त्व समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट है दूसरा टाइप, गति का जड़त्व, उसे समझते हैं।
जैसे ही आप कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। आप समझिए कि कोई वस्तु गतिशील है, गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी विराम का उल्टा आप गति को समझ सकते हैं। जैसे अचानक मान लीजिए रेलगाड़ी कोई रुकी है, मतलब चल रही है, और अचानक रुकने पर आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि आप पर गति का जड़त्व काम करता है। कार पर आप जा रहे हैं, बाइसिकल पर जा रहे हैं, अचानक ब्रेक मारने पर आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि आपका पूरा शरीर जो होता है वो विरामावस्था में होता है और जो कार चल रही है वो गति की अवस्था में है। जैसे ही आप ब्रेक मारे आप आगे की ओर झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गति का जड़त्व काम कर रहा है। देखिए, हमने आपको बल को समझा दिया, जड़त्व को समझा दिया। जड़त्व मेनली द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमने जड़त्व के दोनों टाइप बता दिए। अब आइए एक टॉपिक और समझ लेते हैं, आवेग किसे कहते हैं। देखिए, आवेग उसे बोला जाता है जब किसी वस्तु में थोड़े समय के लिए बल लगाया जाता है, उसे आवेग कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ मारा खींचकर, तो उसी समय क्या हो गया? एकांक समय के लिए लगाया गया बल आवेग कहलाता है। यानी कुछ एग्जाम्पल आइए समझ लेते हैं। कैच लेते समय खिलाड़ी को चोट न लगे इसलिए वह अपने हाथों को क्या करता है? नीचे की ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि जो गेंद आ रही है वो स्पीड से आ रही है और बल का प्रयोग अचानक लगता है तो उसे चोट लग सकती है, इसीलिए वो अपना हाथ क्या कर लेता है? नीचे खींच लेता है। अचानक गिरने पर हड्डी का टूट जाना, आप समझिए जैसे आप गिरते हैं कहीं पर तो हड्डी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि एकांक समय के लिए बल लग रहा है, कुछ ही समय के लिए बल लग रहा है, तो उसे आवेग के अंतर्गत आप मानेंगे। आवेग का जो फार्मूला होता है वो बल गुणे समय होता है, आप जनरली जानिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में संवेग को समझेंगे और आवेग और संवेग के बीच में जो संबंध होता है उसे समझेंगे। हम मुख्य बिंदुओं को समझे जो बल के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक में जो आपको मेन चीज़ें बताई जा रही हैं उसे समझिए। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।